अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज का प्रोग्राम नहीं कर पाई, तो ये फ़र्ज मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च के पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशस्तों से महरूम करने के फैसले को मुअत्तल करते हुए मामला लार्जर बेंच को इरसाल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें अलॉट करने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। 4-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस सीटें खाली नहीं रहेंगी, बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम खाली मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और JUI को देने की दरख्वास्त मंजूर की थी। 4 मार्च को PTI ने मखसूस नशस्तें अलॉट न करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया था। जबकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए PTI को मखसूस सीटों का हकदार करार दिया था। इसके बाद आज 72 दिन बाद जारी होने वाले तफसीली फैसले में यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देती है। PTI का यह दावा था कि आजाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशस्तें न दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा। तफसीली फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। तफसीली फैसले में 8 जजिस ने 2 जजिस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया था। तफसीली फैसले में कहा गया है कि जिस अंदाज में 2 जजिस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं है। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे हसन निसार साहब, इसके अलावा ज़ैगम खान साहब हमारा साथ देंगे, शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अबसार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, वो रखते हैं आपके सामने कि मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम करार, PTI की नशस्तें नोटिफाई करने का हुक्म, सियासी और आइनी बहरान में कितनी कमी या कितनी शिद्दत आ सकती है। ज़ैगम खान साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट चाहेंगे। देखिए, मैं अगर आप किसी थाने पर जाएं या किसी छोटे शहर की अदालत में जाएं तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा, और वो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोग इंसाफ लेने नहीं जाते, झगड़ा ख़त्म करने नहीं जाते, झगड़े को बढ़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने जाते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे ताकतवर तरीन लोग, हमारी सियासी जमातें, हमारे इदारे पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को इंसाफ लेने के लिए नहीं, झगड़ा ख़त्म करने के लिए नहीं, झगड़े बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप रूल्स को मानेंगे ही नहीं तो फिर रेफरी क्या करेगा? रेफरी तो उस वक्त काम में आता है जब आप खेल के कवानीन को मानते हैं। जब आप द रूल्स ऑफ द गेम पर ही इत्तफाक नहीं है आपका, तो रेफरी बेचारा क्या करेगा? झगड़ा तो बढ़ेगा। देखिए, अगर फैसले से झगड़ा खत्म होना होता तो फैसला तो 12 जुलाई को आ गया था जी। अहकामात तो उसमें मौजूद थे कि किसने क्या करना है। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि आपने PTI को पार्टी भी मानना है और आपने उसके हिस्से की सीटें भी उसको देनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? पहले तो वो सो गया, फिर वो मासूमाना सवाल लेके अदालत में पहुंच गया। अदालत ने वजाहत की, फिर भी अमल नहीं किया, और दूसरी तरफ हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके एक कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रास्ता रोकने की कोशिश की। स्पीकर साहब ने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि अब तुमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, अब तुमने हमारा जो इलेक्शन का जो तरमीमी एक्ट है इसके मुताबिक फैसला करना है।
और ये सीटें किसी को नहीं मिलेंगी, ये माल गनीमत हम तकसीम करेंगे, अंदाज़ा लगाइए। और ये जो हमारा एक्ट है ये माजी से रूबाए अमल है। फिर आईनी तरमीम की भी तैयारियां चल रही थी। अब सूरत हाल हमारे यहाँ ये है, हमारे दोस्त बताते हैं, बाखबर सहाफ़ी बताते हैं, रोज़ बताते हैं कि हदफ तय हैं और वो हदफ हासिल किए जाएंगे। सही। आइन में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या है? बदकिस्मती की बात यह है कि आज का ये फैसला 70 सफ़े पढ़कर देखिए, ये फैसला पाकिस्तान की सियासी जमातों के हक में फैसला है। इसमें जो तशरीहात की गई आर्टिकल 172 की मिसाल पे तौर पर जो तशरीह है वो सियासी जमातों को मजबूत बनाती है, महफूज बनाती है, दाएं बाएं से कोई सुरंग बना के उनके हक छीनने से उनको बचाती है। जिस तरीके से इन्होंने किया था कि सिर्फ सिंबल छीना और उसकी आड़ में तमाम आईनी हकूक छीन लिए। सही। ये एक पार्टी के साथ तो हो गया, क्या यहां गेम खत्म हो गई? क्या आज यहां तारीख खत्म हो गई? या तारीख का सफर आगे भी चलेगा? क्या सिर्फ एक ही सियासी जमात है यहां, क्या दूसरी सियासी जमातें भी आएंगी? क्या यह पहली जमात है जिसकी गर्दन बेलने में आई है, या यह आखिरी जमात है जिसकी गर्दन बेलने में आई है? जो बेलने पर चढ़े हुए हैं, क्या उनकी गर्दन नहीं आएगी? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मियां नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो ये पीटीआई थी, इमरान खान थे और जरदारी साहब थे जो मिलकर पहुंचे थे कि जनाब आप जो है इनको बरतरफ कर दें पार्टी के सरबराह के ओहदे से भी। ये कैसी तशरीह थी? कोई ताल्लुक ही नहीं था दो बातों का, लेकिन साकिब निसार ने कर दिया। और फिर क्या हुआ? आज इमरान खान भी अपनी पार्टी के सरबराह नहीं है, नहीं रह सकते उस तशरीह से जो वो खुद लेकर आए थे। और आज जो ये लेकर कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो तरमीमें कर रहे हैं, ये वो बेलना तैयार कर रहे हैं जिसमें इनकी अपनी गर्दन आएगी। सही। दूसरी तरफ ये जो आज फैसला है, जरा तफसील से पढ़ के देखिए। जो अवाम का हक है, जी जी, जो वोटर का हक है, जो अवाम का हक के हाकमियत है, जी जी, उसको मजबूत बनाता है, उसको डिफाइन करता है। सही। तो अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, जी जी, तो ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं होंगे जो उन्होंने पहले किया था, और उससे कई गुना 10-20 गुना बड़ा यानी जैगम साहब हम ये कह सकते हैं कि पहले भी गोल सेट था, जो अभी आपने साकिब निसार साहब की मिसाल दी, और अब भी गोल सेट है और गोल ही अचीव करना है, चाहे फैसला कुछ भी हो जाए। साथ रहेगा हसन निसार साहब, आपकी जानी बातें हैं। फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ है। जजेस के आईनी और कानूनी मामलात पर सोच का नुक्ता नज़र अब सब पर वाज़ेह है। क्या आज के तफसीली फैसले के बाद तकसीम मज़ीद गहरी हो सकती है? देखें, पहली बात तो ये है कि जैगम साहब के जवाब की समरी जी, जब ये बात कर रहे थे जी, तो मेरे जहन में वो एक मुहावरा है कि बंदरों के हाथों में जब उस्तरे आ जाएं तो यही कुछ होता है। सवाल आपका बहुत मुख्तसर है कि सियासी और आईनी बहरान में कमी या शिद्दत। जी, तो बीबी हर हवाले से अपने प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म होती है। हर शर में शिद्दत, हर खैर में कमी। बस, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सही, आप आगे चलें। ठीक है, ठीक है। अब सार साहब आपकी तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि हमने देखा कि हुकूमत भी इस चीज़ पर डटी हुई है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम करना है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और फिर स्पीकर का ख़त। हुकूमत के लिए आज का जो तफसीली फैसला है उसको डाइजेस्ट करना, उसको बर्दाश्त करना क्या मुमकिन हो पाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जैसे आपने जिक्र किया है, बड़ी तफसील से पहले भी जिक्र किया आपने अपने इंट्रो में भी, और अभी बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे हैं जो हुकूमत इस्तेमाल करेगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आपने बताया कि वो ले आए हैं। उसके अलावा रिव्यू पिटिशन की अभी बारी आनी है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने ये फ़ैसला अगर कबूल करना होता तो ये सारे काम करती जो हुकूमत ने किए हैं इतने अरसे से। वो फ़ैसले को हाई कोर्ट के फैसले के बाद देखें, ये फैसला तो काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा है, 2.5 महीने तो जी जी। इसके फैसले का इंतज़ार करते हुए हो गए। उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तो जो ख़त जारी किया है उसमें तो उन्होंने पीटीआई को पार्लियामेंट में कोई नशिस्त दी ही नहीं है। जी जी।
तो हुकूमत के इरादे, पार्लियामेंट के इरादे तो वाजे हैं। और आपका जो सवाल है ये कि ये इख्तिलाफात बढ़े हैं या टेंशन बढ़ गई, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात ठीक है। इख्तिलाफात बढ़ गए हैं, टेंशन बढ़ गई है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, और ये अभी चलेगी। और इसका इख्तिताम कब तक होगा ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सही, ठीक है। शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। तफसीली फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के मुमकिना चीफ जस्टिस, और हमने देखा भी था कि कुछ हलकों से आवाज़ें आई कि वही होंगे चीफ जस्टिस और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आती। तो कानूनी, सियासी और आइनी हलकों में बहुत सी अफवाहें सरगर्म हैं। क्या लगता है आपको, तफसीली फैसला लिखने के कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये शख्सियात से अब आगे सोचने का वक्त है। अब शख्सियात के गिर्द जो हमने नुकसान उठाना था वो उठा लिया। अगर अब भी इस चीज़ का एहसास कर जाएं बहैसियत कौम, तो शायद हमारी कुछ बचत का रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर हमने शख्सियात के गिर्द ही घूमना है, हदफ क्या है और किसका हदफ क्या है, कभी किसी की मदद करने के लिए, कभी किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, हदफ हर तरफ जहाँ देखें एक ही शख्स नज़र आता है आपको। तो हमें बहैसियत कौम भी और अपनी सोच के हिसाब से भी थोड़ा सा ज़रा हटना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त जो बहरान है वो सिर्फ सियासी नहीं है। सियासी बहरान तो सियासी जमातें आपस में हल कर लेती हैं ना। जी। कोई ऐसा बहरान तो है भी नहीं। एक ऑपोजिशन है, एक पार्टी इन पावर है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है। ये आपस के और समझदार लोग हैं, आपस में मिलके बैठ के मामलात को तय करना है और आगे लेके चलना है उनको। अगर वो करना चाहें तो सब इकट्ठे बैठे होते हैं, कर सकते हैं ये काम। अगर उसके अंदर पीटीआई का अपना रोल है, वो करना चाहे तो वो भी कर सकती है। आईनी बहरान इस तरीके से है कि हमारे यहाँ आइन बहुत मर्तबा हेल्ड इन अबेयंस हुआ, एब्रोगेट कर दिया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान कायम रहा। हम कोई ना कोई निज़ाम एक ले आते हैं जिसके तहत हम ये निज़ाम चलाते रहते हैं, जो भी निज़ाम हमारी मर्जी और मंशा का होता है। सही। क्या हम आज भी उसी किस्म की एक दरमियानी सी कैफियत के अंदर हैं? ये सवाल हमें पूछना चाहिए अपने आप से ज़रूर। और साथ ही साथ जो खतरनाक बात है वो ये है कि जहां पर इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, हम ये महसूस नहीं कर रहे कि इमरान खान का क्या होगा, या हुकूमत रहेगी, या ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा, आईनी कोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरा बड़ा जो मसला इस वक्त सबसे बड़ा है वो ये है कि तमाम इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये कहां तक बात जाएगी? तो जहां इंसाफ का निज़ाम ना हो, जहां जमहूरियत की शक्ल तब्दील हो जाए, नाम रह जाए सिर्फ, असल में जमहूरियत ना हो, जहाँ जमहूरियत और इंसाफ ना हो, तो मुआशरे किस तरीके से कायम रहते हैं? वो निज़ाम जो आप लेके चलना चाह रहे थे वो तो अपनी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्या फिर इसका हल यही है कि हम सब मान जाएं कि ये जो वक्त है ये मुख्तलिफ किस्म का वक्त, ये एक मुख्तलिफ दौर है, इस मुख्तलिफ दौर के मुख्तलिफ तकाजे हैं, उन मुख्तलिफ तकाजों के लिए सबको ठंडा सांस लेके 5 कदम पीछे हटना पड़ेगा, 2 कदम नहीं, और चलने दें इस चीज को जो चल रही है। ये तो पता है कि इमरान खान भी नहीं आ सकता, तो जब ये पता है कि ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन ही रहना है, गवर्नमेंट इन पावर ने गवर्नमेंट इन पावर ही रहना है जी, तो 2 साल 3 साल जब तक ये कुछ कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। ऐसी बात है कि पीटीआई जलसा करना चाहती थी, मिसाल के तौर पे दीवार खड़ी कर लेती पंजाब गवर्नमेंट, तो हम इम्तिहान में कैसे देख सकते थे पीटीआई को कि ये लाहौर में जलसा कर सकती है कि नहीं कर सकती। हाँ। तो वही बात है कि ये हुकूमत काम करना चाह रही है, देख करने तो दें उसको। ये कुछ लोग इस तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं ना, इसीलिए ये निज़ाम इस तरह का बन गया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जरा और गहरी और बड़ी सोच का तकाजा कर रहा है वक्त, नहीं तो हम सब तबाही के रास्ते पे हैं। आइन की आप बात करते हो, सियासत की बात करते हो, ये सब पीछे रह जाएगा, जो तबाही सिर्फ सामने नजर आएगी हमें। सही। यानी शहजाद साहब आप ये कह रहे हैं कि स्पेस देनी चाहिए, अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं या काम कोई अच्छा काम भी हुकूमत अवाम के लिए कुछ अच्छा सोचना चाह रही है तो सोचने देना चाहिए, कोई वक्त या मौका तो मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। हसन निसार साहब आपकी जानिब वापस आती हूँ। ज़ैगम साहब ने अपनी बात में एक चीज़ कही थी कि हर किसी ने गोल सेट किया हुआ है, वो चाहे साकिब निसार साहब का वक्त है या अभी वाला वक्त है, हर किसी का गोल सेट है, क्या कानून कहता है ये इट डजंट मैटर। तो जब बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जमहूरियत का राग गलाते हैं, बात करते हैं जमहूरी उसूलों की, तो वो तो फिर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब गोल सेट हैं तो फिर क्या जमहूरियत और क्या उसूल? मैं तो बिलीव ही नहीं करता जमहूरियत। हम तो फैशन ज़दा लोग हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, मुझे तो एक दिन दिखाई नहीं दी। अब मेरी ओपिनियन ये 34-35 साल से 12-14 मजमूए हैं मेरे कॉलम्स के, इसी बुनियादी ख्याल के गिर्द घूमता है। बेशुमार चीज़ें, हम तो जिस दीन की बात करते हैं उनको मानते ज़रूर हैं, उनकी बातें नहीं मानते। हमारी तो दुनिया ही और है। डेमोक्रेसी फैशन है, बोले जा रहे हैं बस, चूँकि वो फेक किस्म के इलेक्शंस भी होते हैं, वोटर भी आता है, ये भी होता है, वो भी होता है, कुछ भी नहीं है, सही फेक होता है सारा कुछ। सही। एक दफ़ा ठीक हुआ था,
हाँ, मुल्क गलत हो गया, जोग्राफिया मिट गया उसका। तो हसन साहब दोबारा ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? नो, आई डोंट थिंक। सही है, ठीक है। अफसार साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। अब से कुछ देर पहले वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ये 70 सफ़ात का फैसला, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवालात, कुछ सवाल ऐसे जिनके जवाबात मिलने अभी बाकी हैं, कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पे सवाल हो सकते हैं। आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है? ये गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें अभी किसी की तशरीह बाकी है या किसी की डिटेल सामने आने बाकी है? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन का भी एक इजलास हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया आज भी। जी, 5वां इजलास। और बैरिस्टर गौहर ने, जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करें पीटीआई के एमएनएस के। अब प्रॉब्लम ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन गई थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की गई थी कि ये जो रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं ये नहीं हैं, और फैसला ज़ाहिर है उनके हक़ में नहीं आया। वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया पीटीआई के हक़ में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में नहीं किया। हालांकि आर्गूमेंट्स वहाँ पे वही हो रहे थे। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो भी तो एक आईनी इदारा है, वो इस पर नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे। तो एक देखिए कश्मकश जो जारी है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान है। उसमें हुकूमत तो, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत का कोई ख़ास रोल है सिवाय इसके कि वो दे लुक बिजी डूइंग नथिंग वाला हिसाब है उनका। तो वो पार्लियामेंट और अदलिया की जो लड़ाई है वो अभी चलेगी। इसमें अभी आप समझ रही हैं अगर कि सॉल्यूशन आ गया है और अभी आगे बढ़ जाएंगे तो अभी आगे नहीं बढ़ा जाएगा, अभी हम इसमें फंसे रहेंगे। सही, ठीक है। जैकब साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो 70 सफ़ात का फैसला था, इसमें ये लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा अगेंस्ट पीटीआई। ये क्या ठीक लगता है आपको? दोबारा बताइएगा आखिरी बात। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा, ये इस फैसले में लिखा गया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, 70 सफ़ात का फैसला अगेंस्ट पीटीआई के एक पार्टी के तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ने ये केस लड़ा। आपको ये ठीक लगता है? वाकई ऐसा था? जी, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस तमाम मामले में पार्टी बना रहा है और उसने कानून की, आइन की उस तरह से तशरीह की है जिस तरीके से वो एक पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जिच कर सके, उसका रास्ता रोक सके और उसको उसके हकूक़ देने बंद कर सके। इसका तो बड़ी तफसील से बताया गया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया। मिसाल के तौर पर यह बताया गया है कि जब कोई पार्टी से एफिलिएशन का सर्टिफिकेट लेकर आता है तो आप रोक नहीं सकते इस वजह से कि उस पार्टी के पास सिंबल नहीं है, लेकिन इन्होंने वो किया। इसके अलावा बेशुमार काम किए। सिर्फ मुझे एक ऐड करने दीजिए, अफसार साहब ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई है। हाँ। तो पार्लियामेंट तो मुझे कहीं नजर नहीं आती, इसमें पार्लियामेंट का इस्तेमाल जरूर नजर आता है। मिसाल के तौर पर इस लड़ाई में जो आईनी तरमीम होनी थी उसका पार्लियामेंट को कितना पता था, पार्लियामेंट की किस कमेटी को पता था, किस मेंबर को पता था। एक रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट की तरह वो बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि हुकूमत बिल लाएगी और उस पर ठप्पा लगा देंगे। पार्लियामेंट को हमारी सियासी जमातों ने जिस तरह से मजदूद किया है, ये एग्जीक्यूटिव का, इंतजामिया का और अदलिया का मामला है। और इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि अदलिया को अपने मातहत कर देना है। आखिरी बात मुझे कहने दीजिए, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रोक सकती है, कोई दूसरी बॉडी नहीं रोक सकती। कितनी बड़ी आईनी बॉडी है जो उसका वर्डिक्ट है, इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका होगा। वो तरीका यह है कि रिव्यू पिटीशन में इसको खुद अदालत जो है इस पर अमल दरामद रोक दे अपने रिव्यू के फैसले तक। इसके अलावा जो भी होगा वो इन सबऑर्डिनेशन होगी कोर्ट की, नाफरमानी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और पूरे निजाम को उल्टाना होगा। सही, ठीक है शहजाद साहब, पार्लियामेंट भी काबिल एहतराम, अदलिया भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। कहिएगा, अगर ये रिफ्ट अदलिया और पार्लियामेंट में चलती रहेगी तो अवाम के तो बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर कभी हमारी मैशत संभल जाती है, कभी लड़खड़ा जाती है, तो ये मसले फिर कौन देखेगा? इनको डिस्कस कहाँ किया जाएगा? नहीं, इससे नहीं। देखिए पार्लियामेंट क्या है, इज्तिमाई ज़मीर है ना, इस कौम का इज्तिमाई ज़मीर है पार्लियामेंट। कलेक्टिव विजडम, हमारे मुस्तकबिल का कलेक्टिव विजडम इज्तिमाई ज़मीर फैसला करता है जी। तो मुस्तकबिल क्या है, यहाँ पर एक आज आया ना, मिसाल के तौर पे आपका एक ये डिटेल जजमेंट आ गई कि उससे पहले
ये जो 12 तारीख की जजमेंट थी, उसको काउंटरवेल कैसे किया, उसका कैसे मुकाबला किया। इधर से एक नया कानून पास हो गया, उधर से उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने वो देनी है, सीटें देनी है उनको, मखसूस नशिस्तें जो है इलेक्शन कमीशन को, इधर से एक उसके अंदर एक बिल ऐड हो गया, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने चेंज कर, यानी वहां पे उधर से एक कदम उठता है, यहां से पार्लियामेंट हमारी उसके जवाब में एक नया कानून। तो जो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ था, वो जो आइन और कानून का तकद्दुस था, जो कि इस पार्लियामेंट की बुनियादी की जिम्मेदारी थी, उसको तो ये खुद पामाल करती है, रोज तहस नहस करती है। तो इनका अपना जमीर नहीं है, इज्तिमाई जमीर तो हो ही नहीं सकता। अगर जमीर होगा तो फिर इज्तिमाई जमीर होगा ना। मेरा अपना ख्याल ये है, तमाम लोगों में ये नहीं है कि काबिलियत नहीं है, जी जी, थोड़ा सा हौसला करें, ये एक दूसरे की नफरत के अंदर उस हद तक न चले जाएं कि जहां पर इस कौम की और इस रियासत की चूल्हें हिल चुकी हैं, अब उसे खुदा न खास्ता वो फ्रेगमेंटेशन ना शुरू हो जाए। सही, ठीक है शहजाद साहब, कमेंट आपका आ गया। तो आइन, अदलिया, पार्लियामेंट, हर इदारा हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं जो कि बरसर इक़्तिदार में हमें नजर आती है, उन्हें अवामी मसाइल का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वही जवाबदेह हैं, वोट उन्हीं को ही दिया गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के उस जलसे की जो कि लाहौर के इलाके कहना में सजाया गया था। तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को कहना लाहौर में जलसे का इनेकाद किया। जलसे में रुकावटें खड़ी करने के हवाले से मुतज़ाद दावे ही सामने आ रहे हैं। हुकूमती दावा है कि तमाम रास्ते खुले थे, मगर PTI के लीडर्स का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने भरपूर रुकावटें खड़ी की। लाहौर जलसे से PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने खिताबात किए। ताहम 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे के बाद 21 सितंबर के जलसे में अली अमीन गंडापुर के खिताब पर ही सबकी नजरें लगी हुई थी। अली अमीन गंडापुर ने 8 सितंबर संगजानी जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की, इसके बाद वो कई घंटों के लिए गुमशुदा रहे थे। अब ये देखा जाना था कि वो लाहौर जलसे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में जलसे पे नहीं पहुंच सके और ना ही खिताब कर सके। अली अमीन गंडापुर पेशावर से बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसागाह पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। वहां मौजूद कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि रास्ते बंद होने के बावजूद उन्होंने जलसागाह में हाजिरी दी, उनका सलाम कबूल करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने यहाँ खिताब करना था, लाहौरियों से मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो बयान हमारे सामने आता है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 29 सितंबर मियावाली में अजीमुल शान जलसा होगा। पूरी कौम बानी PTI इमरान खान की तहरीक का हिस्सा है। इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला गया। मुआफियाँ शुआफियाँ सब भूल जाएं, बानी PTI के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मगर आज ही बानी PTI ने कहा कि जलसा मियावाली में नहीं बल्कि रावलपिंडी में होगा। भले ही वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कदरे सख्त मौक़िफ़ लिया था, मगर उनके लाहौर जलसे में ताख़ीर से पहुँचने और खिताब ना करने से कई तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या शौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर जलसे का वक्त ख़त्म होने के बाद पहुंचे, या फिर वाकई इनके लिए लाहौर पहुंचना मुश्किल था? सवाल हमारा पैनल से ये होगा कि अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में सब लोग इंतज़ार करते रहे, ताख़ीर से वो पहुंचे और ख़िताब भी नहीं किया। 8 सितंबर के जलसे की तलाफ़ी है या फिर कुछ और है? हसन निसार साहब। देखें, मैं आई वॉज अ टीनेजर जब मैंने एक फ़िल्म देखी, बड़ी शोहरत थी उसकी, उसका हॉलीवुड की थी, उसका नाम था किस किस बैंग बैंग। ओके। तो उस ज़माने में टंगास के ऊपर वो बड़े बड़े बोर्ड्स बना के लगाया करते थे उसको पब्लिसाइज करने के लिए। 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी बात कर जी। आपका सियासतदान और आपकी सियासत, ये इन दोनों का मलगूबा है। सो गंडासेबाजी पंजाबी फिल्मों में चलती है, उसके बाद ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा काम, और अल्टीमेटली वो खा भी जाती है फिल्मों को। जी। पाकिस्तानी सिनेमा का पीक था गंडासे पे हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री तबाह हो गई और पूरे माशरे में वो गंडासा फैल गया। इसलिए ये नॉर्मल बात है। पैर भी फट दे। और नवाज शरीफ के बारे में कहा था पीर बगड़ा मरहूम ने, जो बड़े वाले थे, जी जी, कि ये तगड़े हों तो गिरेबान पकड़ते हैं, माड़े पड़ जाएं तो पाँव पकड़ते हैं। बस दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज, और क्या है। सही, ठीक। तो हसन निसार साहब, हम क्या फिर समझें कि उन्होंने शहबाज शरीफ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था जब नवाज शरीफ गिरफ्तारी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर आए थे और शहबाज शरीफ पहुंच नहीं सके थे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। हमारी तो याददाश्त कमज़ोर हो गई है। थैंक यू वेरी मच। आपने तो बिल्कुल ही गली मुकाती है। एक्सेलेंट। ये सब का सब
द इंटायर पॉलिटिकल मटेरियल ऑफ दिस कंट्री। वो एक आध होगा, अदरवाइज नहीं। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये सारे मुहिमजू किस्म के लोग हैं, फॉर्च्यून हंटर्स हैं, सही, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। ठीक जी ठीक है। अब सार आलम साहब, जलसे से खिताब ना करना, लेकिन अली अमीन गंडापुर की जो वीडियो सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कौन सी मुआफ़ी, कहाँ की मुआफ़ी, किससे माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं मांगनी, पर्चे काटने काट लो, मैं किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। गंडापुर स्टैब्लिशमेंट को कोई और पीटीआई वर्कर्स को कोई और चेहरा दिखा रहे। क्या गंडापुर की पॉलिसी बानी पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगी? हाँ बिल्कुल होगी, है। ये कब से कर रहे हैं और पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर पे शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि वो किसी और की लाइन लेके चल रहा है। और लेकिन वो अली अमीन गंडापुर में ये सलाहियत है कि वो दोनों तरफ को खुश रखता है। जलसे में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके इमरान खान को खुश रखता है, और लाहौर ना पहुंच के तो उन्होंने दूसरी साइड को खुश कर दिया, और अगर पहुंच जाते तो फिर वहाँ ज़ुबान इस्तेमाल करके उनको खुश करते। तो यहाँ हमारे तो ये सब कुछ यही है ना, ऊपर ऊपर से आप असल काम जो है जिसके लिए अवाम भिजवाते हैं मुंतखब करके, वो तो नहीं किया जा रहा ना। इसीलिए तो फिर पार्लियामेंट पे इतनी बातें भी होती हैं, लोग बातें इसलिए करते हैं, सही करते हैं। कि मुझे बताएं कि पिछले 6 महीनों से जी क्या हो रहा है। केपी की अगर आप हुकूमत को देखें, उनकी ख़ास तौर पर वज़ीर आला को देखें, किसी और सूबे का वज़ीर आला इस तरह कर रहा होता, और किसी और सूबे के वज़ीर आला के वज़ीर एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा के मुस्ताफ़ी हो रहे होते या उनको निकाला जा रहा होता काबीना से। और हर हफ्ते नए जलसे का ऐलान, हर हफ्ते नए जलसे का ऐलान, और फिर तो चल पड़ते हैं सारी सूबे की एम्बुलेंसेस लेके, गाड़ियाँ, वो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ लेके। तो मतलब ये क्या है, मजाक ही लग रहा है ना मुझे। अब इसमें या तो इनकलाब ले आए, या तो एक दफ़ा इनकलाब ले आए ना। इनकलाब नहीं लाना, एक इंतशार किसी कैफियत पैदा करके रखनी है ताकि मईशत संभल ना पाए। असल मकसद और कुछ नहीं है जी। ना इनकलाब आना है, सही, ना लाना मकसद है। मकसद सिर्फ ये है इंतशार रहे, जो सियासी इस्तेहकाम ना आए, जो कि लाज़िम व मलज़ूम है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। क्योंकि मईशत ख़राब रहेगी तो हुकूमत पे तनकीद करने का आपको मौका मिलेगा, और आप अच्छी तरह से उसका नाम उसको घसीट सकेंगे। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब सर साहब ये भी फरमाएगा, अब पहले मियाँवाली में होना था, लेकिन अब तो कह दिया ना कि अब जो है वो रावलपिंडी में जलसा होगा बानी तहरीक इंसाफ ने, तो क्या अली अमीन गंडापुर वहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे, या वहाँ पे भी हमें ऐसा ही कोई हरबा नजर आएगा? पता नहीं, अब देखें क्या होता है। उन पे एक केस भी तो है ना जिसमें उनकी ज़मानत मनसूख हो गई है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। उसके अलावा भी केस मेरा ख्याल है कि ये संजानी वाला भी है। तो अगर मामला तय ना हुए, अभी लाहौर जलसे के लिए भी मामला तय थे, संजानी के लिए भी कुछ मामला तय थे, लेकिन कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हुई। तो अगर पिंडी जलसे के लिए मामला तय हो गए तो उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और जलसा भी हो जाएगा। और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ अगर ये तय हुआ कि वो टाइम पे नहीं पहुंचना तो वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। अगर हुआ कि टाइम पे पहुंच जाएं तो वो टाइम पे पहुंच सकेंगे, और अगर इस दफ़ा उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी टाइम पे पहुंचने के लिए तो वो मांग भी लेंगे। क्योंकि एक तो जलसे की शर्त थी ना, पिछले लाहौर वाले जलसे में एक शर्त थी कि आप संजानी में जो आपने बोला आप उस पर माफ़ी मांगेंगे। तो उस पर साइन भी किए थे इंतजामिया ने पीटीआई की, लेकिन वहां पहुंच के खिताब भी नहीं किया, तो माफी किस बात के मांगते। तो रावलपिंडी में देखना पड़ेगा कि क्या वो शर्त वापस आती है कि नहीं आती। ठीक है। और अगर आ जाती है तो फिर उनका वो वीडियो बयान भी तो हमें याद है ना कि वो कह रहे कौन सी माफी, किससे मांगी, मैं मांगना चाहता, अगर किसी ने पर्चा काटना तो काट लो। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बात हो रही है पीटीआई के 21 सितंबर के जलसे की, जो कि लाहौर के इलाके कहना में हुआ था। उसमें पीटीआई की सीनियर क़यादत तो पहुंची, लेकिन अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचे, जो कि काफ़ी सारी सरकारी मशीनरी लेके निकले हुए थे। और उन्होंने कहा कि रास्ते बंद थे इसलिए मैं वक्त पर नहीं पहुंचा। मुख्तसर से उन्होंने आके गुफ्तगू की थी, जो भी जलसागाह में लोग रह गए थे, कि उन्होंने कहा कि मेरा सलाम कबूल किया जाए। शहजाद चौधरी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर जलसे में खिताब ना जो उन्होंने नहीं किया, उसको बहुत से मानी दिए जा रहे हैं। क्या अली अमीन गंडापुर ने खिताब ना करके बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल किया, या फिर हम ये कहें कि वो जो उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे में खिताब किया था संगजानी के मकाम पर, उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए लापता हो गए थे, उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कहा कि इस दफ़ा खिताब मैं लाहौर में नहीं करूँगा? देखिए महक, अली अमीन गंडापुर गो के आजकल बहुत रश ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारा निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि हम
जो भी सुल्तान राइट टाइप कोई काम करता है तो हम उसके पीछे एकदम से चल पड़ते हैं, वो फोकस में आ जाता है। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर का लाहौर में पहुंचना ज़्यादा अहम था या पीटीआई का एक कामयाब जलसा करना वहाँ ज़्यादा अहम था? सही। मेरे ख्याल में तो पीटीआई का वहाँ पे जलसा अहम था, और ये साबित करने के लिए कि उनमें अभी भी वो कैपेसिटी और एबिलिटी है, और ख़ासतौर पे जब इस तरह की एक तारीख हो ऐसे जलसों की जो कि पीटीआई जलसों के तौर पे जानी जाती है, जी जी। तो जब भी एक उस लेवल का जलसा नहीं होगा या ज़रा कमतर होगा तो नज़र आएगा कि ये उस लेवल का या उस जज्बे और जुनून वाला वो जलसा नहीं था जिस तरीके से पीटीआई के जलसे मशहूर हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल में मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत महसूस होती है। क्या वजह है कि बेशक लेट बताया गया, 9 बजे रात को बताया कि फलानी मंडी में जाके, मवेशी मंडी में या मवेशी के मैदान में जो वहाँ पे है वहाँ पे आपका होना है, तो सारी रात लग जाती है। इमेजिन करें कि इमरान खान होता बाहर और इमरान खान वहाँ मौजूद होता, उसने वहाँ तकरीर करनी होती 3 से लेकर 6 तक, तो जो लाहौरी हैं या जो पंजाब के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके से वहां पे पहुंचते? वो रातों को पहुंचते, वो रात को जाके बैठ जाते। अली अमीन गंडापुर रात को निकल के वहां पे बैठ जाता, चला, सारी रात पड़ी थी बीच में, अगली सुबह जाके अगले दिन जाके 3 बजे जाके जलसा स्टार्ट होना था। किसने रोका था? पीटीआई के वर्कर्स को, लोगों को। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मूव करना था, जिन लोगों ने उनको करना था, वो नहीं कर सके। और इंतजामी तौर पर लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस किस्म के इकदाम उठाए कि गालिबन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती ही गई और पीटीआई खुद उसका हिस्सा बनती गई, उसमें सकिन होती गई उन मुश्किलात के अंदर। इन्होंने कोई भी, इनके पास उसका इलाज नहीं था, कोई काउंटर उसको करने के लिए चीज उनका प्लान नहीं था, और इस वजह से आपको उस जलसे में एक बदइंतजामी भी नजर आई, एक लैक ऑफ मैसेज भी नजर आया, और वो जो लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी जज्बे के साथ, वो भी। एक क्या पार्टी है, इतने पैसे इसके पास होंगे कि ये अपना एक डीजे भी नहीं रख सकती, अपना एक साउंड सिस्टम और लाइट सिस्टम भी नहीं रख सकती। इसके लिए अभी भी जाके उसको बाजार से लोगों को हायर करना पड़ता है। वो जब चाहे वो लाइटें ऑफ करते, वो जब चाहे चीजें ऑफ करते। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा कमियां, कमजोरियां थी, वो सामने जाहिर हुई और लाहौर ने इंतजामी तौर पर उनको शिकस्त दी। इस पार्टी को मेरे हिसाब से, कुछ लोग कहेंगे कि उनका जमा हो जाना भी बड़ी जीत थी। जी जी। मेरे हिसाब से ऐसी बात नहीं थी। इनको जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वो नहीं किया, और उसके अंदर जो उनकी सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है, लाहौर में खुद बड़ी फ्रेगमेंटेड है ना पीटीआई, वहां पर इस वक्त कोई खास, कोई फोकस्ड लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कमजोरियां सामने नजर आई। अली अमीन से ज्यादा ये कमजोरियां मेरे हिसाब से पीटीआई को ज्यादा फिक्रमंद करना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जिसमें अगले जलसे में पीटीआई को काम करना चाहिए। जैगम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अली अमीन गंडापुर का बयान और आके उनका ये बिल्कुल मुख्तसर सी बात कह देना कि मैं लाहौरियों से बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि अब जलसा का खाली हो चुका है, वक्त भी खत्म हो चुका है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि 3 बजे से 6 बजे का टाइम है, और जितनी सख्ती से इस्लामाबाद में जलसे पर की SOPs पर अमल दरामद करवाया गया, उतनी ही सख्ती लाहौर में, बल्कि उससे ज्यादा शायद देखने को मिल सकती है। उसके बावजूद उनका ताखीर से पहुंचना, इतना सादा लग रहा है ये मामला आपको? देखिए, अगर उन्होंने खुद ताखीर की तो भी पीटीआई के लिए अच्छा हुआ, और अगर ताखीर उनसे करवाएगी तो भी पीटीआई के लिए अच्छा हुआ। मैंने पीटीआई की 20 साल तारीख में, हालिया 20 साल तारीख में पहली दफ़ा पीटीआई को नैरेटिव के मैदान में मार खाते देखा है, और वो अली अमीन गंडापुर और उनके जो साथी हैं मुख्तलिफ, इंक्लूडिंग शेर अफजल मरवत, उनकी वजह से। देखिए, पीटीआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि पीटीआई एक फेडरेशन की पार्टी है, आप उसे पसंद करें या नापसंद करें। पंजाब में भी उसके बेतहाशा वोटर हैं, कराची में भी, और केपी में तो जाहिर है ही हैं, और लाहौर में जो उनके वोटर्स की तादाद है वो पेशावर के वोटर्स से कई गुना ज़्यादा है। पंजाब में जो उनके वोटर्स की तादाद है वो खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन लाहौर के जलसे की उन्होंने फ्रेमिंग किस तरह की जी, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं, फ्रेमिंग मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि नैरेटिव की जो साइंस है वो फ्रेमिंग थ्योरी है। किस तरीके से उन्होंने बनाया, उन्होंने इस तरह बनाया कि लाहौर का जो जलसा है वो केपी वाले लोग आके करेंगे, और केपी वाले कैसे आके करेंगे? पठान आके हमला आवर होंगे, बारात लेकर आएंगे। भाई, वहां तो तुमसे ज्यादा बैठे हैं पीटीआई के वोटर, तुम यहां से हमला आवर होगे। इस तरह का तौहीन आमेज बयानिया ये चलता है
जो कौम परस्त जमातें उनमें चलता है, बर्दाश्त भी किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें इतना कुछ हुआ है, जो छोटे इलाके हैं उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं कि उसको मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करना ही बेहतर है, जो कुछ 75 साल में हुआ है। लेकिन क्या एक फेडरल जमात भी इस तरह के बयानी के साथ चल सकती है? और फिर हुआ क्या कि ये बिल्कुल वो किया इन्होंने जो मुस्लिम लीग नवाज चाहती थी ये करें। सही। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की मुसलसल कोशिश ये है कि पीटीआई को केपी तक महदूद किया जाए, उसको जोड़ दिया जाए केपी के साथ, पख्तून शनाख्त के साथ, और ये वो हजरात हैं जो करने लगे हैं, जिससे ये पीटीआई को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और पंजाब में जो अपनी रूट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं फिर आखिर में दोहराऊंगा कि अच्छा हुआ कि ये हजरात नहीं आए, शायद पख्तूनख्वा में इनका फ़ायदा होगा, पंजाब में इनका नुकसान है। ठीक है ज़ैगम साहब, बेहद शुक्रिया। अब देखना ये है कि पीटीआई का जो रावलपिंडी में जलसा है वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है, उसका वक्त क्या होता है, क्या एसओपीज़ पर अमल दरामद होती है, और क्या जो खिताबात करने की बात करते हैं क्या वो टाइम पे पहुँच पाएंगे या फिर कोई और वीडियो बयान हम उनका देखेंगे। तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।